हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हमारी ये साइकोलॉजी की क्लास रहेगी 14। पहले वाली 13 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले HPTET के एग्ज़ाम के लिए। इस सीरीज़ में हम HPTET के पुराने पेपरों में आए साइकोलॉजी पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अलग अलग स्ट्रीम के पुराने ये साइको के पेपर रहेंगे, जैसे कि HPTET आर्ट्स हो गया, JBT, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल एक्सेट्रा। इस सीरीज़ में 1000 के करीब जो है वो क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। आप हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जो है वो टॉपिक वाइज वीडियो अपने आने वाले टेट के लिए देख सकते हो, और साइको, जीके तथा बायोलॉजी की जो है वो पुराने पेपरों के ऊपर इसी प्रकार की सीरीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सीधा क्वेश्चन रहेगा पहला, हु सेड टू चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटीज़। ये वाला क्वेश्चन जो है वो टेट में 3 बार इससे पहले आ चुका है, पर ऐसा नहीं किसी एक्सट्रीम को आया है। इस पर अगर आर्ट्स में आया है तो नेक्स्ट टाइम में मेडिकल में आ गया है, उसके बाद फिर JBT में, वैसे घुमा फिरा के अलग अलग स्ट्रीम में डाला गया हुआ एक क्वेश्चन रहेगा। तो सीधा क्वेश्चन है, एज इट इज़ याद रखना है आपने। सही आंसर रहेगा ए, हर लोग। जो भी सीधे क्वेश्चन होते हैं वो आपको वैसे हो जैसे ही आते हैं वैसे ही नेक्स्ट टाइम अगर पेपर में आते हैं तो वैसे ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं, इनमें आपका कोई हेर फेर नहीं होगा। तो सीधे क्वेश्चन जो है इनको आपने जरूर याद रखना है। 21, प्रोपाउंडर ऑफ इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ऑप्शन रहेंगे ए कोहलर, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर और डी पैवलव। अगर आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी का पता होता, स्किनर, पैवलव की थ्योरी का भी पता होता, तो आपको ये पता भी नहीं होता कि इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसकी है, पर आप इन तीनों ऑप्शन को बाहर निकाल देते, फिर आपके पास बचता कोहलर। तब भी इसका आंसर आप क्वेश्चन का दे सकते थे। सही आंसर रहेगा ए कोहलर। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है एक चिंपैंजी पे किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, बी ऑप्शन में है थॉर्नडाइक, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं पे साथ में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ मैं। पक्षियों की आपको काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आई होगी, उसके लिए सॉरी। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तभी साथ में यहाँ पे जोर जोर से पक्षी चिल्लाने लगे। मैं सोचा इनको पता नहीं क्या हो गया, फिर मैं उठ के देखने गई कितने जोर से आखिर चिल्ला क्यों रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा सांप जा रहा था, और उसके साथ साथ ये भी चिल्लाते हुए ऊपर उड़ रहे थे, तब जो है इतना ज़्यादा शोर यहाँ पे आ गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो बी ऑप्शन था थॉर्नडाइक की मैं बात कर रही थी। तो थॉर्नडाइक की थ्योरी जो है उसका नाम रहेगा ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है, और इसी को ही कनेक्शनिज्म थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ट्रायल थ्योरी में अगर मैं बात करूं तो थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट रहेगा एक कैट के ऊपर, क्योंकि कई बार जो है इनके डायरेक्ट नाम पूछे जाते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया किस पे था, तो थॉर्नडाइक ने किया था कैट के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं स्किनर की। स्किनर की थ्योरी रहेगी ऑपरेंट कंडीशनिंग। इस थ्योरी को जो है वो रेनफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट। और स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक रैट तथा पिजन के ऊपर जो है वो इसने एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट बात करते हैं पैवलव की। तो पैवलव की थ्योरी रहेगी क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको जो है वो SS टाइप लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। पायनियर थ्योरी भी क्लासिकल कंडीशनिंग को ही कहा जाता है, कंडीशनल रिफ्लेक्स भी और कंडीशनल रिस्पॉन्स भी। क्लासिकल कंडीशनिंग में पैवलव के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो एक डॉग के ऊपर किया गया था। तो इतना थोड़ा थोड़ा आपने इनके बारे में भी याद रखना है, क्योंकि किसी ना किसी टैट में तो ये वाले क्वेश्चन आ ही जाएंगे। मतलब चाहे आर्ट्स में जाएं, चाहे मेडिकल में आए, नॉन मेडिकल में आए, किसी ना किसी में वो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन डाल देता है। कभी एक्सपेरिमेंट किस पे हुए हैं ये डाल देता है, कभी किसने ये थ्योरी दी है उस पर डाल देता है, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज जो पुराने डेली क्लासेस लगाते होंगे उनको पता है कि कितनी बार जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। हाउ मैनी पर्सनैलिटी टाइप्स आर मैंशन बाय क्रिस्टनर। ऑप्शन सही रहेगा इसके लिए C3। 23 नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी इज आइडेंटिफाइड बाय। सृजनात्मक की पहचान होती है किससे। पहला दिया गया है ओल्ड बिहेवियर, पुराने व्यवहार से, ड्राइंग से, चित्रकला से, या फिर म्यूजिक से, या फिर न्यू रिजल्ट से, नवीन परिणाम से। तो खुद देखिए आप इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होता है। तो
न्यू रिजल्ट से ही क्रिएटिविटी जो है वो उत्पन्न होती है, वो आप सभी को पता है। सही आंसर रहेगा इसके लिए डी। Who said this? Creativity is essential found in the new construction of production. यह किसने कहा था कि सृजनात्मक मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है? तो ये कहा था जेम्स ड्रेवर ने कि सृजनात्मकता मुख्यतः जो है वो नवीन रचना या उत्पादन में होती है। नेक्स्ट रहेगा 25, हु इज़ द प्रोफाउंडर ऑफ लर्निंग रूल्स। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि थॉर्नडाइक के लर्निंग लॉज हैं बहुत से, जिनमें प्राइमरी लॉज भी रहेंगे और सेकेंडरी लॉज में है। प्राइमरी लॉज में 3 आ जाते हैं और सेकेंडरी लॉज में जो है वो टोटल 8 लॉज आते हैं। क्वेश्चन जो ज़्यादातर बनता है वो प्राइमरी लॉज से ही बन जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि हु इज़ द प्रोफाउंडर ऑफ लर्निंग रूल्स, तो सही आंसर रहेगा बी, थॉर्नडाइक। कुछ इसके थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉज हैं, कुछ सेकेंडरी हैं। प्राइमरी में रहते हैं 3 लॉज इसमें आ जाएंगे, उनके नाम रहेंगे। पहला रहेगा लॉ ऑफ रेडीनेस, कई बार मैंने पहले इसको बताया हुआ है, तभी बोलती हूँ जो एक्स्ट्रा बताया जाता है उस पर ध्यान दिया करो। लॉज ऑफ एक्सरसाइज और प्रैक्टिस, जो हमारे डेली क्लासेस लगाते होंगे और ध्यान से पढ़ते होंगे उन्हें तो ये पहले से ही याद हो गए होंगे। अब तो सिर्फ जब मैं बात करती हूँ किसी भी ऐसे क्वेश्चन की तो वो साथ साथ में रिवाइज करते रहते होंगे। थर्ड रहेगा लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट, तो ये प्राइमरी लॉज में रहेंगे। रेडीनेस, सेकंड रहेगा एक्सरसाइज या प्रैक्टिस, और थर्ड रहेगा लॉ ऑफ इफेक्ट। बाकी अगर मैं सेकेंडरी लॉज एक बार बता देती हूँ वैसे आपको, लॉज ऑफ प्राइमेसी, लॉज ऑफ रिसेंसी, लॉज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, मल्टीपल रिस्पॉन्स, सेट और एटीट्यूड, लॉज ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी, लॉज ऑफ एसोसिएटिंग शिफ्टिंग एंड लॉज ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। What is the IQ of a child whose mental age is equal to the chronological age? तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने IQ निकालना है ऐसे बच्चे का जिसकी मेंटल एज जो है इसके क्रोनोलॉजिकल एज के बराबर हो। तो इसका तो वैसे सीधा आंसर आपको पता होगा कि 100 है, पर आया कैसे? तो फार्मूला होता है IQ का मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि मेंटल एज जो है क्रोनोलॉजिकल एज के बराबर होगी, या दूसरा मतलब ऐसे बोलो कि मेंटल एज जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। मतलब जितनी मेंटल एज है उतनी ही क्रोनोलॉजिकल एज होगी। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से करते हैं। अगर मैं मेंटल एज को माना 2 मान लिया, ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल एज को क्या बोला गया कि इसके बराबर होगी। तो ऐसा मान लीजिए कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो दोनों क्या है, एक जैसी है, मतलब बराबर हैं, वो दोनों इक्वल में हैं। तो फार्मूले में अगर मैं भरूँ तो मैंने मेंटल एज में भर दिया 2, अपॉन में होती है क्रोनोलॉजिकल एज, तो उसको मैं भर लेती हूँ 2, इंटू में फार्मूला है ये, इंटू में 100, ये मेंटल एज है, ये क्रोनोलॉजिकल है, इंटू 100, ये पूरा फार्मूला हो गया। अब मैंने एग्जांपल में 2 ली थी मेंटल एज, तो क्रोनोलॉजिकल एज भी उसकी बराबर ही यहाँ पे बताई गई है, तो वहाँ पे मैं 2 भर रही हूँ और इंटू 100। तो इससे जो है 2 से 2 कट किया तो हमारे पास कितना बच गया यहाँ पे 100। तो सही आंसर क्या होगा 100। ये वाला क्वेश्चन जो है वो पेपरों में अलग अलग तरीके से डाला जाता है। एक तो ऐसे डाल देंगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा नॉन मेडिकल में इससे पहले ये क्वेश्चन ऐसे डाला गया था। अब मेरे को ये याद नहीं है कि कौन से नंबर का वो पेपर था, मतलब कि वो 2000 किस ईयर का पेपर था वो मेरे को नहीं पता, पर हाँ क्योंकि इतनी याद मेरे को एग्जैक्ट नहीं है, पर था एक नॉन मेडिकल का ही पेपर था। उसमें उन्होंने डाला था कि किसी बच्चे की जो है वो मेंटल एज जो है वो मान लीजिए 9 है, वहाँ पे कुछ था ऐसे करके 9 था, 6 था, 2 था, मेरे को उतना याद नहीं है, पर कुछ था यहाँ पे। तो मेंटल एज सिर्फ इतना बोला था कि किसी बच्चे की मेंटल एज जो है वो 9 है, क्रोनोलॉजिकल एज जो है इसी के बराबर है। अब बताओ बच्चे का IQ कितना है? तो इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो डालने का अलग अलग तरीका है उनका हर बार ये क्वेश्चन, परंतु डाल वो किसी ना किसी को ऐसा क्वेश्चन देता है। तो बस आपने ऐसे सॉल्व करना है, डाले वो जैसे मर्जी, आंसर एक ही होगा और कैसे आपने निकालना है वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट रहेगा एजुकेशनल साइकोलॉजी इज हेल्पफुल इन, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है।
पहला मेंटेनिंग डिसिप्लिन, नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इवेल्युएशंस एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो जब भी हम साइको पढ़ते हैं उसमें आपको और देखने को मिला ना दे, ये पॉइंट तो सबसे ज़रूरी है ऑल राउंड डेवलपमेंट में कि साइको सबसे एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और जितने भी हम पॉइंट्स पेपर में लिखते हैं या क्लास में लिखते हैं उसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो कोई भी टॉपिक होगा वहाँ पे इसको तो डाल ही देते हैं। तो इसको आपने ज़रूर याद रखना है। सही आंसर रहेगा डी, ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? ऑप्शन में है ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड एंड केस स्टडी मेथड। सही आंसर जो इसके लिए रहेगा वो रहेगा बी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। हाउ मैनी स्टेजेस एरिक्सन डिस्क्राइब इन साइकोसोशल डेवलपमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बन जाता है कि साइकोसोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो है वो किसकी है। सही आंसर रहेगा इसके लिए एरिक्सन, क्योंकि सीधा ये क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। अब यहाँ पे पूछे गए कितनी स्टेजेस हैं, तो वो रहेगी 8, ऑप्शन सी। इनके नाम रहेंगे, शायद इसी सीरीज में मैंने भी आपको बताए हुए हैं, अगर नहीं बताए होंगे तब भी मैक्सिमम बच्चों को ये याद होंगे, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि जिनको पता नहीं होगा उनको पता लग जाएगा और जिनको पता होगा उनका जो है वो रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज रहेगी स्टेज ऑफ ट्रस्ट, सेकंड रहेगी ऑटोनॉमी, थर्ड रहेगी इनिशिएटिव स्टेज, नेक्स्ट रहेगी इंडस्ट्रियसनेस, नेक्स्ट रहेगी आइडेंटिटी, स्टेज ऑफ आइडेंटिटी, बाकी 6 नंबर पे रहेगी स्टेज ऑफ इंटीमेसी, सेवेंथ रहेगी जनरेटिविटी, और 8th नंबर पे जो रहेगी लास्ट स्टेज। जनरेटिविटी के बाद जो है वो है ईगो इंटीग्रिटी, तो ये 8th नंबर की रहेगी, यहाँ पे लिखती हूँ। जिनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा अवर जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ। हमारे जीन किसके बने होते हैं? ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो सही आंसर जो इसके लिए रहेगा वो रहेगा ए, ऑप्शन में है डीएनए। सही आंसर जो इसके लिए रहेगा वो है डीएनए। नेक्स्ट रहेगा ईच एग सेल हैज ए क्रोमोसोम। प्रत्येक अंडा कोशिका में गुणसूत्र होता है, तो वो होता है एक्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट रहेगा डिलिंक्वेंसी इज ऑफन एसोसिएटेड विद। अपराध प्रायः जुड़ा होता है। ऑप्शन देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में सारे ऑप्शन पढ़ने की आपको जरूरत है जो सीधा क्वेश्चन नहीं होता है, और ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को ऐसे मिलेगा भी नहीं अगर आप डायरेक्ट कहीं पे ढूंढो। यहाँ पे खुद का माइंड आपको यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शन में है कि माता पिता की कम सहायता से, लो पेरेंटल सपोर्ट, नेक्स्ट है अनुचित अनुशासन से, इनएप्रोप्रिएट डिसिप्लिन, परिवार कलह से, फैमिली डिस्कॉर्ड, एंड डी है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव। तो अपराध प्राय किससे जुड़ा होता है? पहला है ऑप्शन माता पिता की कम सहायता से, ये भी सही बात है। अगर बच्चों को सपोर्ट ही ना करें तब भी बच्चे ऐसे हो जाते हैं। अनुचित अनुशासन से, जो बच्चे अनुशासन में नहीं रहते हैं वो भी ऐसे ही हो जाते हैं मैक्सिमम टाइम। परिवार कलह से, जिन परिवारों में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं उन बच्चों का माइंड भी फिर बाहर की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और वो भी वैसे हो जाते हैं। सही आंसर जो रहेगा इसके लिए डी, उपरोक्त सभी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।